Good morning, students. Today I will talk about Gauss theorem in physics class 12. ठीक है, तो गॉस थ्योरम में जाने के लिए पहले आप गॉस थ्योरम में ये कहा गया है कि कोई एरिया है, ठीक है, किसी एरिया पे उनकी थ्योरम अप्लाइड होती है, ठीक। और एरिया कौन से एरिया, जैसे एक प्लेन एरिया है, ठीक, और उनके चारों मतलब एक प्लेन एरिया है, वो स्फेरिकल एरिया है। स्फेरिकल एरिया के चारों कोई डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक। इट्स मैग्नीट्यूड इज अमाउंट ऑफ द एरिया एंड इट्स डायरेक्शन इज दैट ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक। इसको हम एरिया वेक्टर के नाम से डोनेट करते हैं। एरिया वेक्टर क्या चीज होता है? एरिया वेक्टर का मतलब यह होता है कि कई यूनिट, ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर मीट एट वन पॉइंट, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर मीट एट वन पॉइंट, ठीक है। और एरिया वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस वेक्टर ए इज इक्वल टू एन यूनिट ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट हो जाता है, ये देखिए, ठीक, ये हो गया। फिर उस बात आती है उसके बाद कि सॉलिड एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल में एंगल आप जनरली प्लेन एंगल में पढ़ा होगा। तो प्लेन एंगल क्या होता है? द आर्क ऑफ ए एंगल सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द एंगल, ठीक है। ऐसी एंगल जो उसी सेंटर से सर्किल की तरफ प्रोवाइड हो, जैसे ये सर्किल है, ठीक है, और इस टाइप की जो एंगल प्रोवाइड होती है, ठीक है, ये एक प्लेन एंगल होती है, ठीक है। ये एंगल जो बनी ये आपकी प्लेन एंगल है। अब सॉलिड एंगल की जब बात आती है तो सॉलिड एंगल मतलब ये होता है कि द पॉइंट्स, सॉलिड एंगल के बारे में लिख लें। सॉलिड एंगल, द पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस एरिया, द पॉइंट सिचुएटेड on the boundary of this area, this area का मतलब this area, ठीक है, जो एरिया वेक्टर है इस एरिया में, this area, ठीक है, of this area be joined, और उसमें कई लाइनें, ये देखिए कई लाइनें एक जगह पे जाके मिल रही हैं, ठीक। तो जब कई लाइनें होती हैं तो इनका जो एरिया पूरे पे होता है, और सबका रेडियस देखिए सेम होता है, क्योंकि सेम एरिया है, ठीक है, तो सेम रेडियस होगा, ठीक है। तो ये टोटल के एरिया के द्वारा, इस पूरे एरिया के द्वारा, मतलब देखिए इनको ये एक एरिया हुआ, ये एक दूसरा एरिया हुआ, तीसरा एरिया, और इनको पूरे को मिला देंगे तो टोटल एरिया हो गया, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कि ओमेगा, इसको ओमेगा से डोनेट करते हैं, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब ये हो गया कि द एरिया, मतलब जितने यूनिट से, ठीक है, एरिया रिकवर हो, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ रेडियस, जैसे एक रेडियस हुआ, दो रेडियस हुआ, तीन रेडियस हुआ, तो इनका रेशियो जो पूरे एरिया को कवर करता है, ठीक है, दैट्स नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। इसका एक फॉर्म मतलब ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे सर्किल में निकालना है, स्फेयर में, ठीक है, तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर निकालना है। अगर आप सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर निकालेंगे तब क्या करेंगे? देखिए एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जनरली ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, और एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लग देंगे। तो एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर के यहां पे रख दीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स ये कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी, ठीक है। तो इसको स्टेरेडियन से डोनेट करते हैं। क्या करेंगे? स्टेरेडियन,
ठीक है, ये चीज हो गई। अब आती है बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है कि कोई ऐसा मतलब ऐसा फ्लक्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी पाई जाए। ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पाई जाए, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, उसमें कई फोर्स, ठीक है, जब कई नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के फोर्स जो होते हैं उनको और स्ट्रांगर फोर्स बना देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की छोटी डेफिनेशन क्या होती है, ये देख लीजिएगा। देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए measure of the number of lines of force, of the number of lines of force passing through same surface, passing through same सरफेस। मतलब कई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो कई लाइंस जिसपे फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक ही सरफेस पे लग रही हैं, ठीक है, हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कई लाइंस हैं फोर्स वाली, कई फोर्स वाली लाइंस हैं और एक ही सरफेस पे अप्लाइड हो रही हैं, ठीक है, और वो उसी सरफेस से अप्लाइड हो रही हैं जहां जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रकार की जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक। अब बात आती है इसके बाद कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि E इंटू डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एरिया जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो, ठीक है। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट जो हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका E इंटू डी ए, ठीक है। मतलब ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ में द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको फाई ई से डोनेट करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई ई से डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई ई से डोनेट करते हैं, ठीक है। फाई एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge, the net charge Q, द नेट चार्ज Q, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज प्रोवाइड ऑन दैट सरफेस कितने टाइम्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, मींस फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अभी आपने एक चीज देखा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है स्केलर प्रोडक्ट में, ये फाई ई इसको भी कहते हैं, बस ये क्या होता है, बस कि स्केलर प्रोडक्ट है। फाई ई की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको लिखते हैं। अब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे डी फाई ई, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए, ठीक है, वेक्टर इंटू डी ए। अब बात आती है कि जो वेक्टर प्रोवाइड हो, मतलब जो एरिया होता है, हमने बताया ना सॉलिड एंगल में बताया ना, ये गॉस थ्योरम जो है ये सॉलिड एंगल से रिलेशन रखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक, और यहां पे आपकी ये चीज, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है, इसको ओमेगा कहा गया, ये ओमेगा हो गया, मीन सॉलिड एंगल यही हुई, ठीक है। और ये जो है आर हो गई इसकी रेडियस, ठीक, रेडियस आर हो गई। तो यहां पे इसके चार्ज हैं प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू चार्ज डोनेट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये भी आर हो गया। तो ये आर होने के बाद जो है यहां से एंगल थीटा प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तब क्या होगा, फाई ई की वैल्यू डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। कॉस थीटा इसलिए क्योंकि ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं आप, तो बाय द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो लिख दें बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर देख लीजिए, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू हो गई, और ये डी ए कॉस थीटा एज इट इज ले देंगे, ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा। तो इसको ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं ये जो लिखा हुआ है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो अभी हमने बताया है कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस आर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसको आप जो है डी ओमेगा लिख सकते हैं। ये अलग की बात है कि उसमें थीटा एंगल प्रोवाइड हो रही है, तो इसको आप जो है ओमेगा लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे लिख देंगे, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, इसको आप डी ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। अब हमने, अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देख लीजिए इंटीग्रेशन करें कैसे करेंगे, आपको बता दें, देखिए इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लेंगे, ठीक है। तो बाय इंटीग्रेटिंग बाय बोथ साइड्स,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, हमने बताया इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं इसका इंटीग्रेशन होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बता दें, आपने डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई के इक्वल होती है। ठीक है, किसके इक्वल होती है? 4 पाई के इक्वल, क्योंकि अभी हमने बताया। और 4 पाई जो है आपकी, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन जो होता है ये अलजेब्रिक वैल्यूज की होती है, और 4 पाई जो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी वैल्यू 4 पाई, अभी हमने स्टेरेडियन में सॉल्व किया है, तो ये 4 पाई कैंसिल हो गया, मतलब फाई ई की वैल्यू हो गई आपकी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ओके, as Gauss theorem is completed. Thank you.